नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। आज आपको फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के गुपकार प्लान के बारे में बताएंगे। कश्मीर के अलगाववादी नेता गुपकार घोषणा पत्र से अपनी ही सियासत पर उपकार करना चाहते हैं। ये नेता बहुत बेचैन है और इन्हें तुरंत अनुच्छेद 370 वाला विट मिल चाहिए। आज श्रीनगर में गुपकार रोड पर कैसे 370 वाला माहौल बनाने की कोशिश हुई, ये विस्तार से देखिएगा। इसके बाद खबरों की दिशा को थोड़ा सा मोड़ेंगे और आपको जम्मू कश्मीर में ही बन रही एशिया की सबसे लंबी सुरंग की तरफ ले चलेंगे। इसका निर्माण शुरू करने के लिए नितिन गडकरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहला ब्लास्ट किया। इस धमाके की आवाज चीन तक सुनाई देगी। ये सुरंग 2 घंटे 45 मिनट का समय बचाएगी और भारत के लिए इसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। इसके अलावा आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की संपत्ति का हिसाब किताब देंगे। पिछले 1 साल में पीएम मोदी की संपत्ति में 36 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह को लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसके पूरे डिटेल अब से थोड़ी देर में दिखाएंगे। आज एक जरूरी वीडियो के जरिए भी हम आपको खबरदार करना चाहते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक सिपाही ने जब एक कार को रोकने की कोशिश की तो कार सवार ने सिपाही को ही टक्कर मार दी। सिपाही कुछ देर तक बोनेट पर लटका रहा। बाद में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। इस वीडियो में सड़क वाले अनुशासन का सबक है। आपको बता दें कि भारत में पिछले साल 4,37,000 सड़क दुर्घटनाओं में करीब 1,54,000 लोग मारे गए थे। लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बलिया से जो बहुत बड़ी खबर आई है, वहां पर सरेआम अफसरों के सामने एक मर्डर हो गया है। दबंगों ने 20 से 25 राउंड गोलियां चलाई और एक व्यक्ति की हत्या कर दी। और सबसे बड़ी बात यह कि यह सब सैकड़ों लोगों की भीड़ और जिले के बड़े अफसरों के बीच हुआ। वहां पर इलाके के सीओ थे, पुलिस फोर्स थी, एसडीएम मौजूद थे। सरकारी कोटे की दुकान के आवंटन के लिए खुली बैठक चल रही थी। आप सोचिए कि किस तरह से ये दबंग बेखौफ थे कि इन्हें किसी की परवाह नहीं थी। पुलिस और प्रशासन वहां पर मौत का तमाशा देख रही थी। पहले आप इस वीडियो को देखिए। लगिल हो साहब, देखिए इधर सर, देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस घटना के बाद सीओ एसडीएम को निलंबित कर दिया है। बलिया के दुर्जनपुर गांव में हुए इस गोलीकांड का आरोपी धीरेन्द्र सिंह नाम का व्यक्ति है और जिसे बीजेपी के स्थानीय नेताओं से जुड़ा बताया गया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में खुला गुंडा राज है। बाद में इस घटना पर बीजेपी ने सफाई दी है कि धीरेन्द्र सिंह किसी पद पर नहीं था। इस बड़ी घटना पर आई प्रतिक्रियाएं आपको दिखाते हैं कि मृतक के परिवार वालों ने क्या कहा, विपक्ष क्या कह रहा है और बलिया में बीजेपी के जिला अध्यक्ष क्या सफाई दे रहे हैं, क्योंकि आरोपी का बीजेपी से कनेक्शन बताया जा रहा है। कोटे को लेकर बैठक हुआ था। उसमें सब एसओ साहब सब मौजूद थे, गांव के पूरे जनता मौजूद थी। एसओ साहब से जो डब्ल्यूसी दबंग है उनसे बात विचार हुआ और उसी का सुनी हुआ। उसके चलते लेकर के हमारे पिताजी को निशान साध कर मार दिए गोली। कौन मारा? डब्ल्यूसी। क्या मारे? 20-25 राउंड मारे। सर, यहाँ जो है पीएससी की मांग की गई थी ग्रामीणों द्वारा। कोई ऐसी रिपोर्ट और सूचना नहीं है। पर्याप्त पुलिस बल है यहाँ लगा हुआ है और लगा हुआ भी था। जैसा भी होगा सब चीज़ों की जानकारी की जा रही है, आपको बताएं। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि सरकार उत्तर प्रदेश में अपराधी चला रहे हैं, गुंडे चला रहे हैं, बलात्कारी चला रहे हैं और वही आज सच सामने आ गया। एसडीएम के सामने, सीओ के सामने भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हत्या कर रहे हैं, हत्या करके फरार हो जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश बनाया योगी जी आपने। देखिए, जो दुर्जनपुर में घटना हुआ है, घटना बहुत ही दुखद हुआ है, निंदनीय हुआ है। और जहाँ तक धीरेन्द्र प्रताप सिंह डब्लू का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी दायित्व पर नहीं है। न तो मंडल में कोई दायित्व पर है, न जिले के कोई दायित्व पर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई दायित्वधारी कार्यकर्ता नहीं।
इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने बातचीत के ऑफर को लेकर पाकिस्तान के झूठ का खंडन किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान को बातचीत का कोई ऑफर नहीं दिया गया है। पाकिस्तान के एनएसए मोइद यूसुफ ने यह झूठ बोला था। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान भ्रम फैला रहा है ताकि अंदरूनी नाकामी से ध्यान भटका सके। पाकिस्तानी एनएसए का बयान तथ्यहीन है। भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को समर्थन देगा उसके साथ बातचीत का माहौल नहीं बनेगा। और अब शांत कश्मीर के साथ हो रही नई साजिश का विश्लेषण करते हैं। अब्दुल्ला परिवार हो या महबूबा मुफ्ती, इन्हें रिहा होकर भी चैन नहीं मिला है। इन्हें रह रहकर 5 अगस्त 2019 की तारीख याद आ रही है, क्योंकि इसी दिन देश को अनुच्छेद 370 से छुटकारा मिला था। कश्मीर को देश से पूरी तरह जोड़ने के लिए यह बड़ा फैसला था, लेकिन कश्मीर के नेताओं के लिए अपनी राजनीति जरूरी है, क्योंकि 370 हटने से कश्मीर के नेताओं की राजनीति का शटर डाउन हो गया था। इसीलिए अब ये सब नेता छूट जाने के बाद 370 पर पूरा जोर लगा रहे हैं। इन्होंने श्रीनगर में मीटिंग करके उस गुपकार प्लान पर बात की है जो इन नेताओं ने 370 पर फैसले से पहले तैयार किया था। लेकिन कश्मीर की पुरानी सोच को जिंदा करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इन नेताओं के खिलाफ अब गुस्सा है। ये कश्मीर को उसी पुराने खून खराबे वाले दौर में ले जाना चाहते हैं। लेकिन कश्मीर अब इस अलगाववादी सोच से आजाद हो चुका है। अब इन नेताओं की दाल गलना मुश्किल है। श्रीनगर में मीटिंग चल रही थी, गुपकार प्लान पर बात हो रही थी, लेकिन जम्मू में नारे लग रहे थे। गुपकार वाला गुस्सा दिख रहा था। अब्दुल्ला के खिलाफ नारेबाजी हुई, महबूबा के खिलाफ नारेबाजी हुई, गुपकार डिक्लेरेशन को धोखा बताया, महबूबा मुफ्ती की तस्वीरें जलाई गईं। जमीन नीचे से निकल गई है, दोनों की निकल गई है, एनसी और पीडीपी की। जो आपस के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान था, आज दोनों इकट्ठे हो गए। किस बात के लिए इकट्ठे हुए? 370-35 है। अरे वो तो पार्लियामेंट के अंदर अपर उसके अंदर पास हो चुका है, अब नियम बन चुका है। अब तो वही उसको तोड़ेगा जिसके पास जब थंपिंग मेजॉरिटी होगी। और जिंग पिंग जो है यहाँ आकर के थंपिंग मेजॉरिटी तो देगा नहीं। 370 खत्म हो गया। अरे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने चुटकी बजा करके 370 खत्म कर दिया। और ये कहते थे कि क्या होगा वहाँ पर खून की नदियां बहेंगी। अरे खून की नदियां छोड़ो, एक मच्छर तक नहीं मरा तुमसे। प्रशासन ने इनको नहीं छोड़ना चाहिए था, इनको बंद रखना चाहिए था, और तब तक नहीं छोड़ना चाहिए था जब तक ये सुधर नहीं जाते। महबूबा मुफ्ती को 435 दिन बाद छोड़ा गया। उमर अब्दुल्ला 221 दिन बाद बाहर आए। फारूक अब्दुल्ला 232 दिन बाद छोड़े गए थे। लेकिन बाहर आते ही ये नेता फिर से पुरानी राजनीति में लग गए। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला ने अपने घर पर नेताओं को बुलाया। उस गुपकार डिक्लेरेशन की बात हुई जो 1 साल पहले बना था। दरअसल जो ये डिक्लेरेशन गुपकार डिक्लेरेशन के नाम से मशहूर है, दरअसल ये पूरा इलाका जो है, जो ये पूरी सड़क आपको दिख रही है, यही गुपकार रोड है श्रीनगर का, और ये इलाका गुपकार कहलाता है। यहाँ पर सभी जितने भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के हैं वो इसी इलाके में, इसी सड़क के आजू बाजू में रहते हैं। महबूबा मुफ्ती भी इसी रोड पर कुछ गज आगे जो है उसका निवास है, तो इसीलिए इसको गुपकार डिक्लेरेशन का नाम दिया गया है। ये जो गुपकार डिक्लेरेशन है, इसका नाम होगा पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। हमारा मकसद है कि जो आईनी सूरत हाल थी 5 अगस्त को पिछले साल, उसको बहाल किया जाए। हमारी जद्दोजहद जो है वो इसी पे मबनी है कि रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को वापस जो है सारे हकूक दिए जाएं जो हमारे से छीने गए। गुपकार डिक्लेरेशन पर अगस्त में भी बात हो चुकी थी। बस कश्मीर के नेताओं की रिहाई का इंतजार था। अब जब सभी नेता छूट गए तो काम शुरू हो गया, लेकिन ये एजेंडा काम नहीं आएगा। कश्मीर बदल गया है। गुपकार एजेंडा
देशद्रोहियों का एजेंडा है। गुपकार एजेंडा अलगाववादियों, आतंकवादियों और पाकिस्तानियों का एजेंडा है। किसी सूरत में भी इस गुपकार एजेंडे को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर की जनता ने पहले ही इस गुपकार एजेंडे को कूड़ेदान में फेंक दिया है। इस धारा 370 ने पिछले 70 सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववाद, आतंकवाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया है। धारा 370 अब इतिहास बन चुका है। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का ये शुरू से मानना है कि ये आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन जो है, इट इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। बेशक वो पार्लियामेंट ही उस पर एक रीलुक ले सकती है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से डिसाइड करे, अगर वो इसको रिस्टोर करे या इस पे जो भी फैसला ले, वो हम के लिए सर्वमान्य होगा। इस पे किसी भी प्रकार की राजनीति आज अगर कोई दल करने की कोशिश करता है तो ये समझदार जम्मू कश्मीर की जनता इतनी समझदार है कि वो समझती है कि वो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। अब्दुल्ला परिवार हो या फिर महबूबा मुफ्ती, 370 पर फैसले से इनकी राजनीति फेल हुई। इसीलिए ये पहले दिन से लोगों को भड़का रहे थे। जिस 370 को हटाने पर ये चुनौती दे रहे थे, उस 370 को सरकार ने चुटकियों में हटा दिया। होंगे सिवाय खंड के नामक पड़ा जाएगा। 370 जम्मू कश्मीर को मुल्क के साथ जोड़ता है। जब आप इस पुल को तोड़ते हो, 370 को तोड़ते हो, तो हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर पे कब्जा नाजायज हो जाता है। अगर इस किस्म के बयानों से बीजेपी बाज नहीं आती, अगर इस किस्म के जो उनके इंटेंशंस हैं, जो उनके इरादे हैं, उनसे वो बाज नहीं आती, तो जम्मू कश्मीर न सिर्फ जम्मू कश्मीर को, न सिर्फ मुल्क को, बल्कि पूरे खित्ते को जला के राख कर देगा। तो इसलिए मेरी वार्निंग है बीजेपी वालों को कि आप आग के साथ खेलना बंद कर दो। इसीलिए इन्हें 14 महीने तक नजरबंद रखा गया था, क्योंकि ये अपनी बातों से कश्मीर में आग लगा देते। लेकिन रिहा होने के बाद ये तुरंत एक्टिव हो गए, क्योंकि अब इन्हें राजनीतिक करियर रीस्टार्ट करना है। इसके लिए सबसे सरल फॉर्मूला इन्हें फिर यही दिखा कि जिस अनुच्छेद 370 को कश्मीर के लोग भूल चुके हैं, उस अनुच्छेद 370 को बार बार याद दिलाओ और भड़काओ। लेकिन क्या अब लोग इनकी बातों में आएंगे? जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक। पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने वाला फैसला हुआ था। इस फैसले के बारे में पहले किसी को जानकारी नहीं थी। कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षा बल लगा दिए गए थे, वहां से टूरिस्ट को निकलने के लिए कह दिया गया था। एक तरह से बड़े असमंजस की स्थिति थी। इसी असमंजस में उस समय कश्मीर के 8 राजनीतिक दलों ने एक मीटिंग बुलाई थी। उन्हें अंदेशा हो गया था कि केंद्र सरकार कुछ बड़ा फैसला करने जा रही थी। फैसले से एक दिन पहले ही श्रीनगर की गुपकार रोड पर मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया था। इसमें कहा गया था कि कश्मीर की पहचान, विशेष दर्जे और स्वायत्तता के लिए ये दल एकजुट रहेंगे। इसे ही गुपकार डिक्लेरेशन कहते हैं। लेकिन ये डिक्लेरेशन 5 अगस्त के फैसले को रोक नहीं पाया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला हो गया था। साल भर बाद जब स्थिति सामान्य हुई तो ये कश्मीर के 6 राजनीतिक दल फिर से एक साथ आए। इन्होंने गुपकार डिक्लेरेशन पार्ट 2 की घोषणा की। नजरबंदी से छूटने के बाद महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और दूसरे नेताओं ने इसी पर चर्चा की है। गुपकार डिक्लेरेशन में इन नेताओं ने 3 बड़ी बातों की हैं। पहली बात कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को वापस लाने की लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी बात कि जम्मू कश्मीर का बंटवारा इन्हें मंजूर नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2 राज्यों में बांट दिया गया है। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया है। तीसरी बात कि अब इन नेताओं की सभी राजनीतिक गतिविधियां 5 अगस्त से पहले ही राजनीतिक स्थिति में जम्मू कश्मीर को लाने के लिए होगी। कश्मीर के नेताओं को अपनी राजनीति जिंदा रखने के लिए तुरंत 370 वाले विटामिन की जरूरत है। इस राह में कश्मीर भड़काऊ राजनीति के रास्ते पर चला जाए तो भी इन्हें कोई फिक्र नहीं है। लेकिन इनकी दिक्कत यह है कि कश्मीर 370 से आगे निकल चुका है और ये नेता इतिहास में ही अटक कर रह गए। महबूबा मुफ्ती भी अब बाहर आ चुकी है। अब ये सब मिलकर मीटिंग कर रहे हैं। जो अनुच्छेद 370 इतिहास बन चुका है, उस 370 के मुद्दे पर नए नए प्लान बना रहे हैं। हमारी जद्दोजहद जो है वो इसी पे मबनी है कि रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को वापस जो है सारे हकूक दिए जाएं जो हमारे से छीने गए। लेकिन ये नेता नहीं बदले। सवाल है कि इन्हें खुली छूट क्यों मिल गई? इन्हें नजरबंदी से क्या इसीलिए छोड़ा गया? छूटते ही महबूबा ने क्या कहा था, उसे सुनिए और तेवर समझिए। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतन भूल नहीं सकता।
अब हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। बल्कि उसके साथ साथ मसले कश्मीर, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों ने अपनी जानें निशावर की, उसको हल करने के लिए हमें अपनी जदोजहद जारी रखनी होगी। मैं मानती हूं ये राह कतन आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि हम सब का हौसला और अज़म ये दुश्वार रास्ता तय करने में हमारा मुआविन हो। तारीख को ये नेता भूल नहीं पा रहे। कश्मीर को भड़काने वाली सोच अब भी गई नहीं। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने का दर्द गया नहीं। जैसे अनुच्छेद 370 में ही इनकी जान अटकी हुई थी। अब रिहा हुए तो फिर से इसी एजेंडे पर लग गए। इस पर कश्मीर के सियासी दुश्मन भी एक हो गए। अब्दुल्ला और मुफ्ती पहले एक साथ कब दिखते थे, आज ये सब एक हो गए। कश्मीर के इन नेताओं की सोच एक है, टारगेट एक है, किसी तरह से 370 को वापस लाना है, अपनी राजनीति बचानी है। फारूक अब्दुल्ला ने तो इस सोच में देशद्रोही बयान दे दिया था। सभी पार्टियों ने आज की बैठक में ये फैसला लिया कि वो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन अब दिलचस्प ये होगा कि केंद्र सरकार इन विपक्षी पार्टियों की मांग को किस गंभीरता से लेती है और इनके साथ किस तरह का व्यवहार और रणनीति तय करती है। फारूक अब्दुल्ला का चीन वाला बयान आपको याद ही होगा। देखिए, जहाँ तक चीन का सवाल है, मैंने तो चीन के प्रेसिडेंट को कभी यहाँ बुलाया नहीं। हमारे वजीर आजम ने उसको गुजरात भी बुलाया, उसे झूले पे भी बिठाया, उससे चेन्नई भी ले गए, वहाँ भी उसको खूब खिलाया, मगर उन्हें वो पसंद नहीं आया एप्लीकेशन ऑफ 370 और उन्हें आर्टिकल 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया है। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिली और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर। इसीलिए फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, इन्हें नजरबंदी से भले ही छोड़ दिया गया, लेकिन इन पर पूरी नजर होनी चाहिए। कश्मीर में हिंसा पर कंट्रोल हुआ है, आग लगाने का अब कोई मौका इन्हें नहीं देना चाहिए। जम्मू से सुनील जी भट्ट और श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में विश्लेषण की दिशा को मोड़ते हैं और जम्मू कश्मीर में ही उस जगह पर ले चलते हैं जहां एशिया की सबसे लंबी सुरंग के निर्माण कार्य का शुभारंभ हो चुका है। वहां एक ऐसा धमाका हुआ है जिसकी आवाज चीन तक सुनाई देगी। मनाली और लेह को साल भर जोड़े रखने वाली अटल टनल के उद्घाटन के बाद जम्मू कश्मीर में जोजिला टनल के निर्माण कार्य की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 14.15 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग के निर्माण कार्य के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहला ब्लास्ट किया और काम की शुरुआत की। अब सेना और सिविल इंजीनियर्स की एक टीम जोजिला के पहाड़ को काटकर इस सुरंग का निर्माण करेगी। इस टनल का निर्माण कार्य वर्ष 2026 तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद श्रीनगर घाटी और लेह के बीच पूरे साल संपर्क बना रह सकेगा। अभी यह संपर्क सिर्फ 6 महीने रहता है। जोजिला टनल न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि भारतीय सेना के लिए बेहद मददगार साबित होगी, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले आपको जोजिला टनल की कुछ खूबियों के बारे में बता देते हैं। जोजिला टनल का निर्माण 11,578 फीट की ऊंचाई पर श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे 1 पर हो रहा है। ये 14.15 किलोमीटर लंबी 2 ट्रैफिक लेन वाली टनल होगी, जो 9.5 मीटर चौड़ी और 7.57 मीटर ऊंची होगी। टनल बनने के बाद श्रीनगर, द्रास, करगिल और लेह के इलाके हर मौसम में जुड़े रहेंगे। फिलहाल जो दूरी तय करने में 3.5 घंटे लगते हैं, वो सुरंग बनने के बाद सिर्फ 15 मिनट में पूरी हो सकेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट के निर्माण में 6,808 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च होंगे। टनल में हर 125 मीटर की दूरी पर आपातकाल फोन कॉल करने की सुविधा होगी। सुरंग में ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम लगा होगा। इसके साथ ही मैनुअल फायर अलार्म का बटन भी होगा। सुरंग की दीवारों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सुरंग के अंदर गाड़ियों की स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस टनल के बन जाने से न सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चौतरफा आर्थिक और सामाजिक विकास होगा, बल्कि इस टनल का सामरिक महत्व बहुत है। जोजिला टनल की खूबियों और खासियतों पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इसे देखने के बाद आप किसी एक्सपर्ट की तरह इस टनल के बारे में जान जाएंगे। 8 to 12 फीट यहाँ पे बर्फ होती है। नवंबर से लेकर मई तक कोई सब्जी वगैरह चीजें
कुछ नहीं मिलता है। हाफ मंथ यहाँ बैठते हैं, काम करते हैं, तो बाकी 6.5 मंथ घर बैठते हैं। यहाँ पे जब जोजिला बंद होता है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे टीचर्स ही नहीं होते हैं। कारगिल, द्रास और लद्दाख जो साल के 6 महीने बाकी दुनिया से कटे रहते थे, जोड़ने वाली जोजिला टनल के निर्माण कार्य का धमाकेदार आगाज हो चुका है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग जोजिला टनल का पिछले 30 सालों से जिस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसका अंदाजा इससे लगाइए कि साल 2018 में जब पीएम मोदी ने इस टनल की नींव रखी थी तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सर्दियों में भारी बर्फबारी के चलते श्रीनगर लेह लद्दाख हाईवे बंद हो जाता है। जोजिला टनल बन जाने से ये हाईवे साल भर खुला रहे। जोजिला टनल बन जाने साल के इस तरह के हिमस्खलन में गाड़ियों के फंसने का खतरा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। दर्रा दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक है। इस दुर्गम रास्ते में वाहन चलाना बेहद चुनौती, लेकिन जोजिला टनल इस खतरे को बहुत कम कर देगी। और सबसे बड़ी बात, इस टनल के बनने से सफर न सिर्फ सुरक्षित और आसान होगा, बल्कि इसमें लगने वाला समय 3 घंटे से कम होकर मात्र 15 मिनट रह जाएगा। यानी जोजिला टनल बनने के बाद लेह और श्रीनगर के बीच की दूरी 7 घंटों में पूरी की जा सकेगी। बहुत खुश है, हमें रोजगार मिलेगा इससे। तो यहाँ की चाहे लोकल गाड़ियाँ हैं या लोकल लेबरर्स है या अदरवाइज इंजीनियर लोकल्स हैं, उनको भी जॉब मिलेगा। कि ये लद्दाख जो था 6 महीना कट के रह जाता था, तो अब जो ये टनल बनने वाली है इसमें हम बहुत खुश हो रहे हैं कि हमारे जो लद्दाख के लोग भी है वो भी हमारे से मिल सकते हैं। 12 महीना काम मिलेगा हमें और ट्रैफिक भी चल सकेगा। जो 6 महीने बंद रहते थे अब ये खुला रहेगा 12 महीना, बहुत फायदा होगा। गाड़ी वालों का भी फायदा होगा, लेबर वालों का भी फायदा होगा। श्रीनगर, द्रास, करगिल और लेह में रहने वाले लोगों के लिए जोजिला टनल लाइफलाइन बनेगी और भारतीय सेना के लिए 12 महीने सप्लाई लाइन का काम। जोजिला टनल की मदद से इन इलाकों में सेना की मूवमेंट बेहद आसान हो जाएगी। करगिल और द्रास जैसी सामरिक लोकेशंस पर पूरे साल सैन्य साजो सामान पहुंचाने में सहूलियत हो जाएगी। इसी रोड के जरिए दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात जवानों को सप्लाई जाती पूरे साल संभव हो पाएगी। यही वजह है कि न सिर्फ इन इलाकों में रहने वाले लोग बल्कि भारतीय सेना भी जोजिला टनल के तैयार होने का इंतजार कर रही है। उधर पाकिस्तान की सीमाएं लगी हुई है, हमारे सैनिकों की दृष्टि से महत्वपूर्ण टनल थी। यही कारगिल पर पाकिस्तान घुसा हुआ था। वीके सिंह साहब ने प्रत्यक्ष रूप से इस सब बातों को अनुभव किया है और इसलिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट थी और लद्दाख, लेह और जम्मू कश्मीर की जनता के लिए एक लाइफलाइन थी। जोजिला टनल जब बनकर तैयार होगी तो ये न सिर्फ एशिया की सबसे लंबी टनल होगी बल्कि अत्याधुनिक सुरक्षा और सुविधाओं से भी लैस होगी। फिर चाहे ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम हो या इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम्स। इतना ही नहीं, यात्रियों की सुरक्षा के लिए टनल में सीसीटीवी कैमरे भी होंगे और -45 डिग्री की ठंड में भी ये टनल आवाजाही के लिए सुरक्षित रहेगी। यानी जब ये टनल बनकर तैयार होगी, इंजीनियरिंग मिरेकल से कम नहीं होगी। ये जोजिला टनल ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है ऐसा मत सोचिए, ये टेक्नोलॉजिकल मिरेकल भी है। कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है उससे 7 गुनी ऊंचाई वाली ये चैम्बर बनेगी जहां से शुद्ध हवा नीचे जाएगी और अशुद्ध हवा ऊपर बाहर निकलेगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल। पहले अटल टनल का उद्घाटन और अब जोजिला टनल के निर्माण कार्य का शुभारंभ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए ये दोहरी खुशी मनाने का वक्त है, जिनके लिए ये टनल्स सिर्फ सुरंग नहीं है बल्कि जिंदगी को दिक्कत और परेशानियों की अंधेरी सुरंग से बाहर निकलने का सुरक्षित और सुगम रास्ता है। बेरोजगार है उनको भी थोड़ी रोजगार मिलेगी। टनल आने से सब ठीक हो जाएगा। 12 महीने हम चलेंगे और जोजिला भी नहीं चढ़ना पड़ेगा। हमें हर चीज मिलेगा, हर सहूलियत मिलेगी। अगर जोजिला का टनल खुल जाए तो ये समझो कि एक हिसाब से गॉड गिफ्ट है ये। अब हम आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति का हिसाब किताब पेश करेंगे, जिसका ब्यौरा खुद पीएम मोदी ने दिया है, जिसके आधार पर आज हम पीएम मोदी की आर्थिक पूंजी का उनकी असली पूंजी से भी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। लेकिन पहले आपको पीएम मोदी की आर्थिक पूंजी की संक्षिप्त बैलेंस शीट दिखा देते हैं। पीएम मोदी के पास 2 करोड़ 85 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति है। पिछले 1 साल में उनकी संपत्ति की कीमत में 36 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पीएम मोदी के पास 31,450 रुपए नकद हैं। बैंक खाते में 3,38,000 रुपए हैं और 1 करोड़ 60 लाख रुपए का एक फिक्स डिपॉजिट भी है। लेकिन पीएम मोदी के ऊपर किसी का
कोई कर्ज नहीं है। इसके अलावा पीएम मोदी के पास गांधीनगर में एक मकान है। वो सेविंग भी करते हैं, लेकिन उनके पास अपनी कार नहीं है। मोटे तौर पर यही पीएम मोदी की संपत्ति है। सरकारी व्यवस्था के तहत हर वर्ष प्रधानमंत्री को अपनी संपत्ति का ब्यौरा पेश करना होता है, जिसका पालन पीएम मोदी ने किया है। हालांकि उनकी असली संपत्ति क्या है, इसका इजहार वो कई बार करते हैं और देश के 125 करोड़ भारतीयों के प्यार को अपनी असली जमा पूंजी बताते हैं। इसीलिए आज हमने पीएम मोदी की इस असली पूंजी और उनकी आर्थिक पूंजी से जुड़ा एक विश्लेषण तैयार किया है, जिसे आपको देखना चाहिए। मिस्टर प्रेसिडेंट, you had introduced me to your family in 2017, and today I have the honor to introduce you to my family. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब मौका मिलता है वो अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं और देश के 125 करोड़ देशवासियों को अपनी फैमिली मानते हैं और खुद को भी एक आम नागरिक कहते हैं। मैं भी आपके जैसा ही एक सामान्य नागरिक हूं। कृपा करके कोई मुझे अलग न समझो, आप मुझे अपने जैसा ही मान लो। और वो हकीकत है, मैं किस जगह पे बैठा हूं वो तो एक व्यवस्था का हिस्सा। पीएम मोदी कहते हैं कि वो जिस पद पर हैं वो व्यवस्था का हिस्सा है और व्यवस्था के मुताबिक देश के प्रधानमंत्रियों को हर महीने सैलरी भी मिलती है और प्रधानमंत्री को भी अपनी निजी संपत्ति रखने का हक है, जिसकी वैल्यू भी घटती बढ़ती रहती है। पीएम मोदी ने देश के सामने अपनी संपत्तियों का ब्यौरा पेश किया है और बताया है कि पिछले साल तक उनके पास 2 करोड़ 49 लाख रुपए की संपत्ति थी, जो इस साल 30 जून तक बढ़कर 2 करोड़ 85 लाख रुपए हो गई। यानी उनकी संपत्ति में एक साल में 36 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके ऊपर किसी का कोई कर्ज नहीं है। लेकिन पीएम मोदी अक्सर कहते हैं कि उनकी जमा पूंजी है देश के 125 करोड़ भारतीय जो उन पर भरोसा करते हैं और जनता के इसी कर्ज को उतारने के लिए ही वो बिना कोई छुट्टी लिए दिन रात काम करते हैं। 125 करोड़ देशवासियों ने मुझे क्यों यहाँ बिठाया है? न मेरी कोई जाति है, न मेरा कोई वंशवाद है कि मेरे पिताजी कुछ थे, मेरे दादा कुछ थे, मेरा नाना कुछ थे, कुछ नहीं है जी। तो मेरे पास पूंजी एक ही है, कठोर परिश्रम। मेरे पास पूंजी है मेरे 125 करोड़ देशवासियों का प्यार, और इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है। 125 करोड़ भारतीयों का भरोसा, प्यार और दुलार। पीएम मोदी कहते हैं कि यही उनके लिए सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं। हालांकि इसके अलावा उनके पास जो कुछ है उसका खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि उनके पास 31,450 रुपए नकद हैं। बैंक खाते में 3,38,000 रुपए हैं। एसबीआई की गांधीनगर शाखा में उनकी एफडी में 1,60,28,039 रुपए हैं और गांधीनगर में 1,10,00,000 रुपए का एक मकान है जिसमें उनकी 25% की हिस्सेदारी है। पीएम मोदी कहते हैं कि रुपए पैसों की उनकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है, सेवा धर्म ही उनको काम की प्रेरणा देता है। जब मुझे लगता है कि 125 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है, तो फिर थकान नहीं लगती, फिर काम करने की इच्छा जगती है, और ज्यादा करूं, और कुछ करूं, और नया करूं, यही भाव मन में जगता है। और इसलिए पॉलिटिक्स को प्रोफेशन के रूप में नहीं, पॉलिटिक्स को एक सेवा धर्म के रूप में, और वो सेवा धर्म भी अपनेपन के कारण, पद के कारण नहीं। पद तो आते हैं जाते हैं, लोकतंत्र में एक व्यवस्था है। अपनापन ये चिरंजीव होता है, और इसलिए फिर न कोई स्ट्रेस होता है, न कोई थकान होती है। पीएम मोदी का मूल मंत्र है देश की सेवा करना और बदले में लोगों के प्यार की सेविंग्स करना। लेकिन उन्होंने बताया है कि वो 8,43,124 रुपए के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के जरिए टैक्स सेविंग करते हैं। अपनी जीवन बीमा के लिए 1,50,957 रुपए का प्रीमियम चुकाते हैं। उनके पास
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के 7,61,646 रुपए हैं और करीब 20,000 रुपए के टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी हैं। लेकिन जब देश के 125 करोड़ लोगों के प्यार की एफडी हो तो पैसों की एफडी का क्या काम। पीएम मोदी के लिए तो पैसा हाथ का मैल है जिसे वो दोनों हाथों से दान कर। जब मैंने गुजरात छोड़ा था तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता था। ये अमाउंट करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा थी जो मैं बच्चियों की शिक्षा के लिए देके था। वैसे 2019 के लोकसभा चुनाव का पैमाना मानकर तुलना करें तो पीएम मोदी की लोकप्रियता में हुए इजाफे की तुलना में उनकी संपत्ति में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। जो भी थोड़ा बहुत हुआ है वो सैलरी की सेविंग्स और एफडी की ब्याज की वजह से हुआ है। बाकी उनके पास कोई कार नहीं है, सोने की 4 अंगूठियां जरूर हैं। बस कुल जमा यही उनकी चल अचल संपत्ति है और इस संपत्ति की उनकी नजरों में कोई अहमियत नहीं है। वो ये बात देश को कई बार बता चुके हैं। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और भाइयों बहनों, ये फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी है। पीएम मोदी की सैलरी 1,60,000 रुपए प्रति महीना है, यानी 19,20,000 रुपए सालाना। सैलरी के साथ प्रधानमंत्री को सुविधाएं भी मिलती हैं, वो इस रकम में शामिल नहीं है। हालांकि अलग अलग देशों की करेंसी अलग अलग होती है, अर्थव्यवस्था अलग अलग होते हैं, ऐसे में राष्ट्राध्यक्षों की सीधी तुलना नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम एक अंदाजा मिल सकता है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लुंग की सालाना सैलरी $16,10,000 यानी 11 करोड़ 80 लाख रुपए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सालाना सैलरी $4 लाख यानी 2 करोड़ 93 लाख रुपए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की सालाना सैलरी $3,78,000 यानी 2 करोड़ 77 लाख रुपए है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल की सालाना सैलरी है $3,69,000 यानी 2 करोड़ 70 लाख रुपए। और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन की सालाना सैलरी है $3,39,000 यानी 2 करोड़ 49 लाख रुपए। जाहिर है वैश्विक स्तर पर अपने समकक्षों के मुकाबले पीएम मोदी की सैलरी बेहद कम है। वैसे जहां तक संपत्ति की बात है तो पीएम मोदी की संपत्ति बढ़ी है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की संपत्ति घट गई है। पिछले वर्ष अमित शाह की संपत्ति की कीमत 32 करोड़ 30 लाख रुपए थी, जो जून 2020 में घटकर 28 करोड़ 63 लाख रुपए रह गई। यानी एक साल में उनकी संपत्ति की कीमत 3 करोड़ 67 लाख रुपए कम हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 करोड़ 94 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास करीब 1 करोड़ 34 लाख रुपए की संपत्ति है। वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री पीयूष गोयल के पास 27 करोड़ 47 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति है। कपड़ा, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी कुल चल अचल संपत्ति 4 करोड़ 64 लाख रुपए घोषित की है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।